नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस सीरीज़ में जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है एशिया का नॉर्थ कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये आजकल लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है और इसके आसपास के जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आपके लिए आईएएस समान अध्ययन फाउंडेशन कोर्स लेके आया है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कोर्स सम्मिलित हैं और ये हाइब्रिड कोर्स है, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर चलेगा। प्रवेश के लिए शीघ्र नामांकन करें क्योंकि इसमें जो सीटें हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए आपको जल्दी से इसमें नामांकन करवाना होगा। और अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या संस्कृति के वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। अगर हम बात करें कि आखिर आजकल जो नॉर्थ कोरिया है वो न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो एक न्यूज़ का आर्टिकल लेते हैं। न्यूज़ आर्टिकल क्या है? तो नॉर्थ कोरिया सेज डील बिटवीन पुतिन किम रिक्वायर्स इमीडिएट मिलिट्री असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ वार। न्यूज़ क्या है? तो नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि पुतिन और जो किम है इनके बीच में एक कह सकते हैं कि समझौता हुआ है और इस समझौते के अनुसार युद्ध की स्थिति में तत्काल सैन्य सहायता की आवश्यकता होगी। इसी को लेकर कह सकते हैं कि ये एक समझौता हुआ है और ये जो समझौता है ये मूल रूप से एक सैन्य समझौता है। इसी में ये भी कहा जा रहा है कि द डील कुड मार्क्स द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन बिटवीन मॉस्को एंड प्योंगयांग सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड, यानी कि जो शीत युद्ध है उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तरी कोरिया और रूस के बीच में ये जो संबंध विकसित हो रहा है ये बड़ा ही मजबूत संबंध है और ये पहली बार इस तरह का संबंध विकसित हो रहा है। इस कारण से वैश्विक स्तर पे ये जो दोनों देशों के बीच में जो समझौता है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ है इसके अनुसार कि यदि किसी भी एक देश के साथ कोई युद्ध की स्थिति होती है या उसे किसी युद्ध में ढकेला जाता है तो जो दूसरा उसका सहयोगी देश होगा वो क्या करेगा कि उसकी मदद करेगा। और वो किससे करेगा? तो वो सैन्य के द्वारा उसकी मदद करेगा। और इसमें ये भी बात कही गई है कि जो अन्य संसाधन होंगे उसके पास उपलब्ध उसका भी प्रयोग करते हुए जितना हो सकता है वो अपने साथी का मदद करेगा। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि अब दोनों देशों ने या कहें तो यहाँ पर जो पुतिन है और जो किम है इन्होंने एक कसम खाया है और ये कहा है कि अब हम एक दूसरे का साथ देंगे। जो हमारे खिलाफ क्या कर सकता है वो आवाज़ उठाएगा। अगर वो हमारे साथ युद्ध करने की स्थिति में आता है तो दोनों मिलकर उसके साथ हम जंग लड़ेंगे। और इसी कारण से अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी देश हैं वो काफ़ी चिंतित है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें कि आखिर ये जो समझौता हुआ है दोनों के बीच में, ये जो समझौता हुआ है आखिर ये किस उद्देश्य से हुआ है? क्योंकि एक शिखर सम्मेलन हुआ और उसी में ये समझौता दोनों देशों के द्वारा हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो मॉस्को है यानी जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। अगर हम मॉस्को की बात करें तो मॉस्को इसमें क्या करेगा? तो ये क्या करेगा कि ये जो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है उसको आर्थिक मदद करेगा, इकोनॉमिक सपोर्ट करेगा, आर्थिक रूप से इसको कह सकते हैं कि धन उपलब्ध कराएगा और जो भी संसाधन हो सकते हैं वो उपलब्ध कराएगा नॉर्थ कोरिया के लिए। यही नहीं, जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी रसिया क्या करेगा तो वो उत्तरी कोरिया को उपलब्ध कराएगा। तो ये दो बड़े कह सकते हैं कि इस समझौते के उद्देश्य हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि आखिर इस समझौते से जो कोरिया है वो क्या करेगा और वो कैसे मदद करेगा रूस की, तो आप समझ रहे हैं कि लगातार जो यूक्रेन क्षेत्र है वो लगातार तनाव की स्थिति में है। वहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं कि
गतिरोध उत्पन्न हो चुके हैं और वहाँ पर एक युद्ध की स्थिति है। और उस युद्ध में मूल रूप से अगर हम बात करें तो रसिया इन्वॉल्व है। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें कि जो कोरिया है वो क्या करेगा, तो वो रसिया की मदद करेगा। किस प्रकार से, तो वो क्या करेगा कि यूक्रेन वार में जो आवश्यक हथियार हैं, जो कह सकते हैं कि वहाँ पर युद्ध में उपयोग होने वाले जो सामग्री है वो क्या करेगा, तो वो रसिया को कोरिया उपलब्ध कराएगा। तो ये एक उद्देश्य है। दूसरी अगर बात करें तो यूक्रेन में जो रूस की स्थिति है उसको और मजबूत करने में भी क्या करेगा, कोरिया रूस की मदद करेगा। तो देखिए मूल उद्देश्य इस पूरे समझौते का क्या है, यही दो है। यानी कि कह सकते हैं कि इन दोनों देशों के साथ कह सकते हैं कि जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एक दूसरे का क्या कर सके, ये सहयोग कर सके। अब इसमें एक बात प्रमुख रूप से उठती है कि आखिर इस समझौते को लेकर जो पश्चिमी देश हैं वो काफ़ी चिंतित है। क्या कारण है कि इस समझौते से वो परेशान है, कौन से प्रभाव उनको अभी से दिख रहे हैं कि ये समझौता जो हुआ है इसके आने वाले समय में ये परिणाम हो सकते हैं। तो अगर हम चिंताओं की बात करें कि जो ये समझौता हुआ है इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो जो एक पहली बात कही जा रही है कि इससे क्या होगा कि चूंकि कोरिया को क्या होगा कि आर्थिक रूप से रूस मदद करेगा और यही नहीं प्रौद्योगिकी भी प्रदान करेगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करेगा। तो इससे क्या हो सकता है कि कोरिया के पास जो परमाणु हथियार हैं, जो एटॉमिक वेपन्स हैं, वो बढ़ सकते हैं। और यही नहीं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कारण क्या होगा कि कोरिया के पास जो मिसाइल कार्यक्रम है वो पहले की अपेक्षा और क्या हो सकता है, वो बढ़ सकता है। और पहले से ही क्या है कि कोरिया की जो स्थिति है, या कह सकते हैं कि इसका जो स्वरूप बनाया गया है वैश्विक स्तर पे, कह सकते हैं कि एक ऐसे देश के रूप में बनाया गया है जो क्या है कि स्थिर नहीं है। और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि अगर ये कोरिया मजबूत होता है और वो भी क्या है कि परमाणु वेपन्स के स्तर पे, तो इसका बड़ा प्रभाव क्या है कि एशिया के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। और यही नहीं, पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें कि आखिर इस समझौते से रूस के संदर्भ में पश्चिमी देशों की क्या चिंताएं हैं, तो सबसे जो बड़ी चिंता है कि इससे क्या होगा कि जो रूस की स्थिति है वो यूक्रेन में काफ़ी मजबूत हो सकती है। और चूंकि लगातार यूएसए क्या कर रहा है, तो यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि एक तरह से वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसमें कह सकते हैं कि बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वैश्विक स्तर पे एक जंग का माहौल उत्पन्न हो सकता है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो जो पूर्वी क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि जो ईस्टर्न कंट्री है और जो वेस्टर्न कंट्री है, इनके बीच में भी एक वार की स्थिति देखने को मिल सकती है। इससे क्या होगा कि जो वैश्विक सौहार्द है उसका माहौल बिगड़ सकता है। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिसके कारण से इस समझौते को लेकर बहुत सारे जो देश हैं वो चिंतित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर चूंकि मामला कहाँ का है, तो ये है उत्तरी कोरिया और रूस के बीच का। तो पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इनकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, यानी विश्व में ये कहाँ पर देश पड़ते हैं, तो ये हमें देख लेना है। तो देखिए ये क्या है कि ये वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में अगर एशिया क्षेत्र में आएंगे तो एशिया के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट में आएंगे तो यहीं पर क्या है कि आपको नॉर्थ कोरिया ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है कि ये नॉर्थ कोरिया है और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो चीन के सटे हुए क्षेत्र में पूरब की ओर बढ़ेंगे और रूस के दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर आपको जापान के पश्चिम में और जो साउथ कोरिया है उसके उत्तर में। तो यहाँ देखिए 4 प्रमुख देश हैं जिनके बीच में ये उत्तरी कोरिया आपको देखने को मिलेगा। और रसिया तो पहले ही आप देख सकते हैं चूंकि बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तो ये जो देश है इनकी ये भौगोलिक अवस्थिति हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लें कि जो उत्तरी कोरिया है इसकी सीमाएं कहाँ से लगती है। तो पहले ही हमने बताया कि जो मूल रूप से यहाँ पर 4 देश हैं। अगर हम बात करें तो पश्चिम में चीन देखने को मिलेगा, इसके उत्तर पूरब में आएंगे तो आपको रूस देखने को मिलेगा, पूरब में आएंगे तो आपको जापान देखने को मिलेगा और
दक्षिण में आएंगे तो आपको दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा। तो कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं उत्तरी कोरिया से लगती हैं? तो देखिए, यहाँ पर पश्चिम में जो चीन है, उत्तर में जो रसिया है और जो दक्षिण में साउथ कोरिया है, ये 3 देश हैं, 3 कंट्रीज हैं जिनकी सीमाएं उत्तरी कोरिया से लगती है। तो यही आपको देखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ बड़े जलीय क्षेत्र हैं जिनकी सीमाएं क्या है कि उत्तरी कोरिया से लगती हैं। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर सी ऑफ जापान आपको देखने को मिलेगा। इसकी सीमा क्या है कि सीधे उत्तरी कोरिया से लगती है। यहीं पर क्या है कि कोरिया बे आपको देखने को मिलेगा। इसकी भी सीमा क्या है कि नॉर्थ कोरिया से लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सी ऑफ जापान है, जिसको ईस्ट सी भी कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है जो आपको जानने होंगे। यही नहीं, जो एलओसी है, आप देखिए जो एलओसी है, इसकी भी छोटी सीमा क्या है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से लगती है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है। एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा आपको देखने को मिलेगी। वो कौन सी है? तो वो है 38 डिग्री। ये अक्षांश रेखा क्या करती है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को क्या करती है? अलग करती है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया के बारे में भी हम देख लेते हैं कि उत्तरी कोरिया के महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अगर बात करें कि ये जो पूरा उत्तरी कोरिया है, ये क्या है? तो जो कोरिया प्रायद्वीप है उसी का एक भाग है। यानी कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में जो अवस्थित क्षेत्र है वही क्या है? उत्तरी कोरिया है। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप देख सकते हैं कि 1,20,540 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। और इसका जो पूरा तटीय क्षेत्र है वो क्या है? विस्तृत तटीय मैदान है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर बात करें कि इसका जो सबसे निचलतम स्थान है, यानी सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट है, वो क्या है कि इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, इधर जो जापान सी है, वो इसका सबसे निचला कह सकते हैं स्थान है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कोरिया या दक्षिण कोरिया की तरह क्या है कि उत्तरी कोरिया में भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण लोकेशंस है। वो क्या है? तो वो है प्योंगयांग। ये क्या है कि उत्तरी कोरिया के अगर हम बात करें तो मध्य पश्चिम क्षेत्र में ये एक शहर है। ये उत्तरी कोरिया का सबसे बड़ा शहर है और यही नहीं, ये उत्तरी कोरिया की राजधानी भी है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण द्वीप हैं, तो देखिए अगर आएंगे इसके पश्चिम क्षेत्र में तो यहीं पर आपको कई सारे द्वीप देखने को मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर सिनमी आइलैंड देखने को मिलेगा, का आइलैंड देखने को मिलेगा, चो आइलैंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो आपको कई सारे छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो इनके लोकेशंस भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इसको फिजियोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मूल रूप से अगर इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो मैप पे ही क्या है कि आप देख रहे होंगे कि इस पूरे मैप में पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि पूरा जो देश है यहाँ पर पहाड़ी फैले हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके जो अधिकांश क्षेत्र है वो गहरी घाटियों से अलग होते हैं। तो यहाँ पर वैली भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो जो महत्वपूर्ण पर्वत है उनमें क्या है कि हेमयोंग है, रंगरिम है, कंगनम है। ये क्या है कि आपके महत्वपूर्ण पर्वत है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको हेमग्योंग पर्वत देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कंगनाम पर्वत देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको चांगबाई माउंटेन देखने को मिलेगा। और यहीं पर क्या है कि जो कोरिया का सबसे ऊंचा स्थल है, यानी कि हाईएस्ट जो प्लेस है, वो आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सा प्लेस है? तो वो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये उत्तरी कोरिया के अगर आप पश्चिमी भाग में आएंगे, यानी उत्तर पश्चिमी भाग में आएंगे, तो यहीं पर क्या है कि पेक्तुसैन है, जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट प्लेस है, जिसकी ऊंचाई क्या है? तो 2744
मीटर है। तो ये आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ये क्या है कि पूरा एक ज्वालामुखी कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, वहीं पर ये चोटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो कई सारी नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर बात करें कि यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो यूलू है, जिसको यालू भी हम बोलते हैं। तो वो क्या है कि यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारी नदियाँ हैं। जैसे यहाँ पर तियोन डोन रिवर आपको देखने को मिलेगी, चंगचोन रिवर देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या है, इजिन जो रिवर है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी है जिसका प्रवाह उत्तरी कोरिया में होता है। तो अगर केवल इनके नाम आपको पता है तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ लेता है कि जैसे जो प्रमुख जलीय क्षेत्र है, जैसे इसमें 2-3 जो जलीय क्षेत्र है, जैसे एलो सी है, इधर आएंगे तो आपको ईस्ट सी या जो जापान सी है उसकी अवस्थिति से जुड़े हुए भी प्रश्न पूछते हैं। जैसे ये पूछ लेता है कि नॉर्थ कोरिया के पूरब के तरफ कौन सा जलीय क्षेत्र है। 4 नाम दिए रहते हैं और आपको उसमें से एक चुनना होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो उत्तरी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस एक देश से नहीं लगती है। और 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क्या है, पहला है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा है दक्षिण कोरिया। आपको ये बताना है कि उत्तरी कोरिया से इनमें से कौन सा एक देश है जिसकी सीमा उससे नहीं लगती है। तो ये हमने चर्चा कर ली कि आखिर जो उत्तरी कोरिया है वो आजकल चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, और अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच यानी रूस और उत्तरी कोरिया के बीच में जो एक समझौता हुआ है वो किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हुआ है, और इस समझौते को लेकर जो पश्चिमी देश हैं उनकी चिंताएं क्या है, और उत्तरी कोरिया से जो भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोकेशंस थे उनकी भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।